हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज के सेशन में हम बात करेंगे 16 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF मिल जाएगी। अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आती है तो इस तरह का जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाकर साइड में जो बेल आइकन है इसे दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू। और देखिए अभी प्रेजेंट में मैं आपको अनअकैडमी पर भी मिल जाऊंगा, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आफ्टर देन आप मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, वहां पर क्लिक करके भी आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन है हमारी वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी यहाँ पे बिना मिस हुए। तो पहले हम बात कर लेते हैं, हमारी लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए, वो थी कि हाल ही में नीति आयोग ने कितने जिलों को रूसा के लिए चिन्हित किया है। तो आपका राइट आंसर होगा 117। टोटल 117 जिलों को नीति आयोग ने रूसा के लिए इस बार चिन्हित किया है, यानी सिलेक्शन किया है। देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में रूसा के बारे में A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। रूसा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो भी जिले इसके अंदर सेलेक्ट किए जाते हैं उनके जो उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनको हाईटेक बनाने के लिए, उनको फंडिंग करने के लिए ही यहाँ पे इनका सिलेक्शन किया जाता है रूसा के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं आज की करंट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही महादायी जल विवाद ट्रिब्यूनल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए यहाँ पे जो महादायी जल विवाद है इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, हमें देखना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन बोल रहा है कि यह कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में एक जल विवाद है। तो देखिए बिल्कुल सही कथन है ये आपका। जो महादायी जल विवाद है ये कर्नाटक प्लस गोवा प्लस महाराष्ट्र इन तीनों के बीच में एक जल विवाद है, उसी को नाम दिया गया है महादायी जल विवाद। ठीक है, तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि यह जल विवाद मंडोवी नदी के जल के वितरण से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला कथन भी। जो मंडोवी नदी है उसी के जल को वितरण को लेकर ये विवाद चल रहा है कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में। तीसरा कथन बोल रहा है कि मंडोवी नदी को महादेई गोमती नदी भी कहा जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। देखिए इस नदी को गोमती के नाम से भी जाना जाता है, महादेई नदी के नाम से जाना जाता है और मंडोवी, ये तीनों नाम एक ही नदी के, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका कथन यहाँ पे सही है। तो आपके तीनों कथन यहाँ पे सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। अब पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस नदी के बारे में, आफ्टर देन इस जल विवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए इस नदी की अगर बात करते हैं तो इस नदी का जो है नाम, जैसे कि मैंने बताया, गोमती नाम से भी जाना जाता है, इसको महादेव नाम के से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये मुख्यतः जो नदी है वो कर्नाटक प्लस गोवा इन दोनों के अंदर ही बहती है। ये कर्नाटक और गोवा में बहने वाली ये नदी है। ठीक है, और इसे गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है इस नदी को। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जो गोमती या फिर महादेव या फिर मंडवी, इन तीनों को जो है यहाँ पे एक ही नाम है, इसको कहा जाता है गोवा की जीवन रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, देखिए आपको बता दें इस नदी का जो जल बंटवारा है उसी को लेकर ये तीनों के बीच में ये जल विवाद चला आ रहा है, तीनों राज्यों के बीच में। और ये काफी पुराना जल विवाद है, लगभग 50 साल पुराना ये जल विवाद है, ये कोई नया जल विवाद है नहीं। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं ये अभी लेटेस्ट में क्या हुआ है। तो देखिए जल विवाद का अभी फैसला सुना दिया गया है यहाँ पे, और इस फैसले की अगर बात करते हैं तो इसमें जो जल का बंटवारा है वो किस हिसाब से किया गया है वो हम यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट में। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें इसमें जो सबसे ज्यादा जो जल मिला है इस नदी का वो मिला है गोवा को, गोवा राज्य को सबसे ज्यादा मिला है। ठीक है, और कितना मिला है, ये मिला है 24 TMC। 24 TMC जो जल मिला है वो मिला है गोवा को इस नदी का। देखिए TMC मैंने अभी यहाँ पे बात की आपके साथ, तो TMC क्या है, ये है दोस्तों जो पानी है उसको मापने की ही एक यूनिट है जिसको TMC यहाँ पे कहा जाता है। देखिए एक TMC की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए एक TMC बराबर क्या होता है, वो होता है 1000 क्यूबिक मिलियन फीट एक TMC बराबर होता है। तो जितने भी मतलब कि जो ज़्यादा मात्रा में जो जल होता है उसको मापने के लिए ये बड़ी यूनिट काम में ली जाती है जो TMC है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो गोवा है उसको कितना जल मिला है, 24 TMC मिला है। उसके बाद में कर्नाटक को मिला है 13.4 TMC कर्नाटक को मिला है इसमें। और सबसे कम जो जल मिला है इसमें नदी का बंटवारे के अंदर वो मिला है दोस्तों महाराष्ट्र को, 1.33 TMC इसके अंदर महाराष्ट्र को मिला है। तो ये तीनों जिलों को, तीनों जो राज्य हैं इनको यहाँ पे इस जल के बंटवारे का यहाँ पे फैसला सुनाया गया है इस तरीके से। ये चीज़ यहाँ पे भी लेटेस्ट में हुई है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए हाल ही में किसके द्वारा
पिच टू मूव नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ये की गई है नीति आयोग के द्वारा। देखिए नीति आयोग के द्वारा पिच टू मूव की अभियान की शुरुआत की गई है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग प्लस जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसी के सहयोग से यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने किसके सहयोग से या फिर किसके साथ समझौता करके पिच टू मूव अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है दोस्तों जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसी के सहयोग से ये यहाँ पे इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है कि इसके जरिए जितने भी जो उभरते हुए व्यापारियों को एक नई दिशा और उनके व्यवसाय से जुड़ी हुई नई तकनीकी व पहलुओं को साझा करना ही इसका मेन मकसद है। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में हम जानते हैं इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी जो नए व्यापारी व्यवसायी हैं जो इनका छोटा व्यापार है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए और उनको मतलब कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मतलब कि उनको बढ़ावा देने के लिए ही इस यहाँ पे अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो उद्यमी है, जो व्यापारी है, छोटे व्यापारी, उनको फंडिंग वगैरह भी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी इस अभियान के तहत उनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखिए नीति आयोग की हमने बात की है। नीति आयोग के अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी है और जो उपाध्यक्ष है वो है डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस देश ने भारत के साथ हैग संधि को फिर से लागू करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही भारत के साथ जो हैग संधि है इसको एक बार फिर से लागू करने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हैग संधि क्या है? तो देखिए हैग संधि है अंतर्देशीय बच्चों के गोद लेने की जो प्रक्रिया होती है वो हैग संधि के तहत ही पूरी होती है। मतलब कि जो गोद लेने की, जो एडोप्टेशन की, जो चाइल्ड एडोप्टेशन की प्रक्रिया है, मतलब कि मान लीजिए अंतर्देशीय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे से दूसरे देश से कि ऑस्ट्रेलिया वहाँ से जो बच्चों को गोद लिया जाएगा, भारत के द्वारा वो बच्चे गोद लिए जाएँ, तो वो सारी प्रक्रिया के संबंध में ही ये हैग संधि की गई थी शुरू। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बीच में जो हैग संधि है उसको समाप्त कर दिया था 2010 में। 2010 में इसने ऑस्ट्रेलिया ने हैग संधि को भारत के बीच में समाप्त कर दिया था। और इसके कुछ कारण थे, अगर कारण की अगर मैं बात करता हूँ तो कारण यही थे कि जो भारतीय कुछ जो बच्चों की तस्करी करने वाली जो कंपनियां हैं वो बच्चों की तस्करी कर करके जो है ऑस्ट्रेलिया भेजती थी और उस तस्करी की वजह से जो है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसको बैन कर दिया था। ये जो एडोप्टेशन की प्रक्रिया है भारत द्वारा लिए जाने की बच्चों की, उसको बैन कर दिया था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे जो हमारी भारत सरकार है उसने काफ़ी सारे सख्त यहाँ पे कदम उठाए हैं। इसको जो ये तस्करी है, बच्चों की तस्करी, इसको रोकने के लिए कई सारे नियम बनाए हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया सरकार है उसने एक बार फिर से भारत के साथ हाथ मिलाया है इस संधि को शुरू करने के लिए। तो ये सारी प्रक्रिया इसमें होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की है तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा, यहाँ की कैपिटल है कैनबेरा। ठीक है, और यहाँ की जो मतलब कि करेंसी है वो है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने स्पेस फोर्स की गठन की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका। देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति अभी प्रेजेंट में डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हीं के द्वारा अमेरिका में एक स्पेस फोर्स के गठन की यहाँ पे घोषणा की गई है। और जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसने भी इस चीज़ को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये जरूरी है हमारे लिए जानना स्पेस फोर्स क्या होती है। देखिए जैसा कि हम बात करते हैं हमारे इंडिया में जो अलग अलग फोर्स की कैटेगरीज है, नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना, ठीक है, तो उसी प्रकार अमेरिका में भी कई सारी कैटेगरीज है फोर्स की। और उसी के अंदर एक और नई कैटेगरी ऐड की जा रही है, उसका नाम दिया गया है स्पेस फोर्स। इस कैटेगरी का नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए इसका मकसद यही होगा इस फोर्स का, जो अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी मामले हैं, सुरक्षा गतिविधियां हैं, उनको संभालने के लिए स्पेस फोर्स का गठन किए जाने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है अमेरिका सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कर्नाटक में फॉल आर्मीवार्म नामक के कीट के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। यह कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मक्का। देखिए मक्का के लिए जो फॉल आर्मीवार्म नामक कीड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और ये मक्का की पूरी फसल को कुछ ही टाइम में पूरी की पूरी चौपट कर देता है। ठीक है, और ये इसका प्रकोप अभी कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कर्नाटक सरकार है उसने कर्नाटक
में किसानों को इसके बारे में हाई अलर्ट जारी किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं इस फॉल आर्मीवर्म नामक कीड़े की। ठीक है, तो देखिए ये जो कीट है ये मोस्टली जो दक्षिणी अमेरिका है वहीं पे पाई जाने वाली एक प्रजाति है। और आपको बता दें ये मक्का के लिए काफ़ी खतरनाक जो है प्रजाति है, मतलब कि कीट है, कीट प्रजाति। और आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है एशिया में पहली बार ये है कर्नाटक में पाई गई है। ये जो कीड़ा है की प्रजाति है फॉल आर्मीवर्म ये। ठीक है, पूरे एशिया में पहली बार कर्नाटक में खोजी गई है ये प्रजाति, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य हाईकोर्ट ने खुद को गायों का संरक्षक घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा। देखिए जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उसने खुद को गायों का संरक्षक यहाँ पे घोषित किया है। इसका टारगेट तो जैसा कि यही है कि जो गोरक्षा है उसको बढ़ावा देना, गायों की सुरक्षा करना, यही इसका मेन मकसद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उत्तराखंड की हमने बात की है तो यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के मुख्यमंत्री है। और जो गवर्नर है वो है कृष्ण कांत पाल, यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है कृष्ण कांत पाल। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो रेलवे की एएलपी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें हर शिफ्ट में आपको किसी राज्य का सीएम पूछ लिया गया है, किसी राज्य का गवर्नर पूछ लिया गया, तो ये चीज़ें आपको जरूर देख लेनी है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए अभी रिसेंटली स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है उन्होंने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है और उसके संबंध में कुछ कथन है, देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन बोल रहा है कि इस बार 131 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है, बिल्कुल सही है। इस बार जो पुरस्कारों की घोषणा की गई है वीरता पुरस्कारों की, उसमें शामिल है 131 वीरता पुरस्कार। पहला कथन आपका सही हो गया। दूसरा कथन बोल रहा है इस बार का कीर्ति चक्र ब्रह्मापाल सिंह को मरणोपरांत देने की घोषणा की है, तो ये बिल्कुल सही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, यहाँ से ध्यान रखना है। इस बार का जो कीर्ति चक्र देने की घोषणा की गई है वो दिया जाएगा जो ब्रह्मापाल सिंह है, इनको मरणोपरांत ये देने की घोषणा की गई है। तीसरा कथन बोल रहा है कि शौर्य चक्र राइफलमैन औरंगजेब को मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है आपका। जो शौर्य चक्र मरणोपरांत जिनको दिया जाएगा वो दिया जाएगा राइफलमैन औरंगजेब को मरणोपरांत दिया जाएगा शौर्य चक्र इस बार का। तो आपका तीनों कथन यहाँ पे सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए मैं अगर यहाँ पे पूरा यहाँ पे टोटल बात करता हूँ 131 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें अगर बात करते हैं कैटेगरीज वाइज की तो 1 कीर्ति चक्र इसमें शामिल है, 3 सेना चक्र इसमें शामिल है और 3 वायुसेना मेडल इसमें शामिल है, 11 नौसेना मेडल है, 20 शौर्य चक्र है और 93 यहाँ पे सेना मेडल है। ऐसे कुल मिला के टोटल यहाँ पे 131 वीरता पुरस्कार इस बार दिए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में कोलकाता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब द्वारा किसे देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, चुना गया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? तो आपका राइट आंसर होगा सुनील छेत्री। देखिए जो सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्हीं को जो कोलकाता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब है इसके द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाने की घोषणा यहाँ पे की गई है इस बार। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में किस देश के द्वारा फतेह मोबिन नामक मिसाइल को लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ये किया गया है दोस्तों ईरान के द्वारा। देखिए जो ईरान है उसी के द्वारा ये फतेह मोबिन नाम की एक मिसाइल है, इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली। देखिए अगर इस मिसाइल की बात करते हैं तो ये एक मध्यम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि ज़मीन से या फिर समुद्र से लक्ष्य को भेजने में काफ़ी सक्षम है। यहाँ पे इजराइल की हमने बात की है तो इजराइल की जो करेंसी है वो है रियाल, यहाँ की करेंसी है इजरायली रियाल, यहाँ की करेंसी है और यहाँ की कैपिटल है वो है तेहरान, यहाँ की करेंसी कैपिटल है। ठीक है, राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, हाल ही में किस देश ने तराई रोड परियोजना के लिए नेपाल को 470 मिलियन नेपाली रुपयों का अनुदान किया है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत ने। देखिए जो हमारा इंडिया है उसी ने तराई रोड परियोजना जो नेपाल की परियोजना है इसके लिए टोटल नेपाल को 470 मिलियन नेपाली रुपया देने के यहाँ पे अनुदान दिया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनने वाला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस योजना के लिए दिया गया है, कितना दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और आपको बता दें देखिए यहाँ पे अभी प्रेजेंट में जो नेपाल में भारत के राजदूत हैं वो है मंजीत पुरी, यहाँ पे भारत के नेपाल में राजदूत हैं अभी, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सरकार द्वारा किसके
सरकार द्वारा किसे सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर होगा अक्षय कुमार को। देखिए जो बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार है, इन्हीं को हाल ही में सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों आज की जो क्विज आपके लिए, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन देखिए आज का, हाल ही में खबरों में रहे मौनीरंग पर्वत का संबंध किस राज्य से है? तो ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो जो भी आपका राइट आंसर है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है और इसका आंसर का हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कुछ भी सजेशन है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आप फेसबुक व्हाट्सअप जो भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर पहली बार आप अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर साइड में जो घंटी बटन है उसे दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी अपने चैनल पे बिना मिस हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।